नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की अपनी पहली सूची और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। दीपक रावत जी प्रवक्ता है यूकेडी से। दीपक जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और समाज सेवी, एक प्रखर वक्ता जगमोहन चौहान जी हमारे साथ बने हैं। जगमोहन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख संजीव वर्मा जी आपकी तरफ करते हैं, क्योंकि सूची जो है वो जारी आपकी पार्टी ने की है। हम अगर देखिए उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 2000 से लेकर 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। फिर यहाँ की जनता की जन भावनाओं को देखते हुए 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। आपकी पार्टी 3 लोकसभा कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देती है। हम अगर बात करते हैं नैनीताल की बात करते हैं, टिहरी की बात करते हैं, अल्मोड़ा की बात करते हैं। अभी 2 पे संशय बना हुआ है, खासकर पौड़ी और हरिद्वार की बात करते हैं। संजीव जी, कांग्रेस को लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं? चाहे जीतने की बात करें, इससे पहले की भी लोकसभा सीट 5 आपकी पार्टी के हाथ में थी। इस बार भी सूची जारी करने में आपकी पार्टी प्रथम स्थान पे है। अभी 2 सीटों पे हालांकि संशय बना हुआ है। लगता है कि आप जिस दमखम से आपकी पार्टी सूची जारी कर रही है, लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे जाते हैं कि 2 सीटों पे अभी नाम जारी ना करना, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर शायद खींचतान चल रही है? किस तरीके से इसको पटल पर रखेंगे आप? राकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। नंबर 1 का कीर्तिमान हम हमेशा लिए रहे, आगे भी नंबर 1 पर ही होने वाले हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से नंबर 1 की भूमिका में आज है, और अब आप बात कर रहे हैं जो हमारे अभी प्रत्याशी डिक्लेयर, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर। जहां आप विपक्ष को देखें, कांग्रेस को देखें, वो स्टीयरिंग कमेटी का खेल खेल रहे हैं और उनके अंदर जो जबरदस्त अंतरकल है वो की स्थिति है। आज एक को टिकट के लिए बात करते हैं, आज एक व्यक्ति का नाम आता है, अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसका खंडन करता है, ना बाबा ना मैं तो नहीं। तो ऐसी एक तरह से खुला सरेंडर की स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी, जो कि उत्तराखंड में एक प्रमुख विपक्षी दल है, वो जब सीधा सरेंडर की भूमिका में आ जाती है, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हमारा 400 पार का इस बार का ध्येय है, हमारा नारा है, उस एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी हम लोग पार करने जा रहे हैं। जनता हमारे साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलाप, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर अपनी सहमति की मोहर लगाने जा रही है। और जिस प्रकार से 5 सीटें उत्तराखंड की आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना जनादेश और अपना आशीर्वाद दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक लोकसभा सीट को हमने 5 लाख के अंतर से जीतना है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा प्रदेश से लेकर, जिले से लेकर, मंडल से लेकर, बूथ से लेकर और पन्ना प्रमुख की जो हमारी 21 व्यक्तियों की टोली है, पूरी शिद्दत के साथ मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं और किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए पूरी मेहनत के साथ, उनको मालूम है हम विजयी हो रहे हैं, उसके बाद भी हम अपना जीत के अंतर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस बात के को लेकर पूरी तरह से कार्यरत। बिल्कुल करना चाहूंगा दीपक रावत जी आपकी तरफ। दीपक रावत जी, देखिए, संजीव वर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हैं। दीपक जी, आपकी पार्टी रीजनल पार्टी है, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पहल आपकी पार्टी को करनी थी? माना बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसको देखने के बाद
कहीं ना कहीं अगर आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते खींचातान पार्टी की, क्योंकि अमूमन ये भी देखी गई कि प्रदेश अध्यक्ष को लेके या एक सर्वे सर्वा बनने को लेके कई बार खींचातानी आपकी पार्टी के अंदर रही है, लेकिन जो प्यार आपकी पार्टी को मिलना चाहिए था, जो लगाव, जो एक कहते हैं ना कि योगेश्वर की भूमि में या सत्यमित्रों की भूमिका में मेंटलिस्टिक चेंज लाने की भूमिका में आपकी पार्टी यहाँ आ सकती थी। क्या कारण है कि वो जो लगाव, जो प्यार एक रीजनल पार्टी को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं आप अछूते से महसूस होते हैं इसमें? दीपक रावत जी। राकेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और ये निश्चित रूप से जो सर्वप्रथम अगर यहाँ के निवासियों से पूछा जाए तो उनका सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो यूकेडी के प्रति उनकी भावनाएं रहती हैं। पूर्व में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई है और संगठनात्मक रूप से भी हम लोग कमजोर हुए, जिसका खामियाजा हमें लगातार पिछले 5 जो विधानसभा के इलेक्शन है उनमें भुगतना पड़ा है कि जनता का प्यार निरंतर हर एक चुनाव के बाद कम हुआ है। लेकिन भावनाओं के मामले में अगर आप किसी भी उत्तराखंड के किसी निवासी से पूछेंगे तो प्रथम दृष्टि में वो यूकेडी को रखता है। अब विषय यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियों का जो केंद्र होता है वो विधानसभा से ज्यादा ध्यान उनका लोकसभा में होता है। लोकसभा के 2024 के जो उन्होंने निर्णय लिया है 5 में से 3 सीटों का, निश्चित रूप से उन्होंने जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनसे थोड़ा सा एक कदम वो आगे बढ़े हैं और इसी का हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल ये लगातार कल ही हमने अपने सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं को संयोजक बनाया हुआ है। 5 सीटों में हमने वरिष्ठ नेता को दिवाकर भट्ट जी को, काशी सिंह जी को, पुष्पेश त्रिपाठी जी को, अपॉइंट से हमने आनंद प्रकाश जुगैल जी को और 3 सीट से हमने हमारे जो वो है नेता वजीर उनको हमने रखा हुआ है। तो हम लोग लगातार संगठन के रूप से काम करने में लगे हुए हैं और हम लोग हमें पता नहीं है कि स्थिति क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी प्रकार का वॉकओवर देने की स्थिति में नहीं है। आगामी आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हम इनको जरूर टक्कर देंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, रुक करना चाहूंगा मैं जगमोहन जी आपकी तरफ। जगमोहन जी, देखिए आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में जाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी गरीब कन्या की शादी का मामला हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने का मामला, उनको सींचने का काम आप लोग करते हैं। जगमोहन जी, देखिए अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने 543 में से 195 सीटें डिक्लेयर कर दी है इस भारतवर्ष हिंदुस्तान के अंदर। हम अगर, क्योंकि 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा एक रफ्तार के साथ बढ़ रही है, कई लोग कांग्रेस से टूट के भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, बड़े बड़े नेता इसमें सम्मिलित हुए हैं। लगता नहीं कि एक रुझान जो विपक्ष की भूमिका होती है उसमें कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस और यूकेडी से होती हुई नजर आती है? जगमोहन जी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष इस समय दिख नहीं रहा है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। एक तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी तो विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, वो तो शुरू से कह रही थी कांग्रेस मुक्त। अब कांग्रेस मुक्त के अलावा वो ये चाह रही है, उसके क्रियाकलापों से दिख रहा है कि अभी तो विपक्ष चाहिए ही नहीं। जबकि सच्चे लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, केवल 5 सीटें हैं। हम केवल गिनती में आते हैं, वहां गिनती बढ़ाने के लिए हम 5 होते हैं। कोई भी केंद्रीय पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, ये इन्हें बस हमसे 5 सीटें या जितनी वो हासिल कर पाए वो चाहती है। बीजेपी अच्छा कर रही है, बहुत एग्रेसिव कर रही है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है और जैसा वन मैन शो चल रहा है बीजेपी में, मोदी जी के नाम पर ही पूरे देश में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और मोदी जी तो, क्योंकि ये एक तरह से देवभूमि है और हिंदुओं के बहुत अच्छे तीर्थ और बड़े तीर्थ यहाँ पर हैं, तो भावनाओं में बढ़े हुए लोग हैं, तो वोटों में उनकी तब्दीली होगी। और 5 सीट पहले भी ले गए थे, इस समय उम्मीदें ले जाएंगे, क्योंकि विपक्ष है, कांग्रेस सबको पता है क्या कर रही है और इन्होंने जो 3 सीटें अनाउंस कर दी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बीजेपी अभी 3 के साथ 2 अनाउंस नहीं कर पाई है, वो भी हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार की सीट तो उन्हें लग रहा है कि उनके लिए कठिन पड़ेगी और इनके अंदर जो चल रहा होगा पौड़ी सीट को लेके एक नया कैंडिडेट से चयन उतारे। अब आते हैं इनके ऊपर, यूकेडी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भावनात्मक तौर पे उत्तराखंड का निवासी, वो भी खासकर पहाड़ का निवासी, यूकेडी से जुड़ा हुआ लगाव महसूस करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया आज तक? कुछ नहीं कर पाए। उसको कन्वर्ट करना है ना भाई वोट में। भावना तो है ही, लेकिन उसे कन्वर्ट भी तो करिए। आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि एक मजबूत विपक्षी बन जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। फिलहाल ये जो इलेक्शन है दिख ऐसा रहा है कि मोदी जी ले जाएंगे। अब वो 400 ले जाते हैं या 350 ले जाते हैं या 300 ले जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड को इसमें कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। 5 सीटें ले जाएं या 4 ले जाएं,
उत्तराखंड की जनता का भला मुश्किल। बिल्कुल संजीव जी, देखिए अगर हम बात करते हैं नैनीताल चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा में हरीश रावत जी को एक बड़े मार्जिन से अजय भट्टी ने हराया। उससे पहले कोश्यारी जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत के गए थे, एक रिकॉर्ड बनाया था, एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ा था अजय भट्टी ने। 4.25 लाख मार्जिन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। संजीव जी, चलिए हम ये भी मान गए कि उत्तराखंड ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लिया, नकल विरोधी कानून कर दिया, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं पौड़ी सीट की या हरिद्वार सीट की, लगता नहीं कि अगर जो मौजूदा सांसद वहां के हैं उनको टिकट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिसको टिकट नहीं दिया ये तो जग जाहिर है कि वो शायद काम नहीं कर पाएंगे उतना बेहतर जो करना चाहिए। तो लगता नहीं कि इससे जो विरोधी खेमा है या अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। राकेश जी, देखिए 3 सीटें हम डिक्लेयर कर चुके हैं, 2 सीटें डिक्लेयर होनी बाकी, और आज या कल में 2 सीटें भी हो जाएंगी, डिक्लेयर हो जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक बूथ का कार्यकर्ता, चाहे कोई विधायक, चाहे कोई सांसद, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री, सभी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही मानते, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सब अपने आप को देखते हैं। हमारे यहाँ वो जो दूसरे दलों का चरित्र है उससे पूरी तरह से भिन्न भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे अनुशासन से काम करता है, और जो ध्येय होता है, हमने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। भारतीय जनता पार्टी है तो हम हैं, उसके अलावा नहीं तो हमारे कोई वजूद नहीं। और इसी ध्येय को लेकर तमाम हमारे जितने पार्टी के चाहे छोटे कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता, सभी लोग इसी ध्येय के साथ एकजुट होकर पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी प्रत्याशी आएगा, उसको जिताने के लिए पूरी तरह से एकजुटता से हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 400 पार का है, उसको पूरी तरह से फलीभूत करने में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। हमारा सबका सहयोग, सबका एक काम करने का एक समन्वय के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जनता हमारे साथ। बड़ी बात यह है कि जनता हमारे साथ है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, जो दिशाहीन है, जिनके पास कोई न विकास का कोई रोड मैप है, ना कोई उनके पास विजन है, और वो एक अंधी राह पर आगे बढ़ गए हैं। और उनके पास एक ही मुद्दा आज की तारीख में लोकसभा से पूछा जाए कि आपके पास मुद्दा क्या है, तो वो कहते हैं हमने मोदी को हराना। एक मोदी विरोध ही उनके पास एक हथियार है, मोदी विरोध ही उनके पास मुद्दा है, जिसको जनता पूरी तरह से सिरे से कांग्रेस पार्टी को लगातार पिछले विधानसभा में भी उन्होंने जनता ने नकारा है, आगे भी नकार रही है। और मैं सोचता हूँ यहाँ की जो 5 सीटें पहले से 1.5 गुने 2 गुने मतों से भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। बहुत शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर जो 2 सीटें हैं हरिद्वार और पौड़ी की, उनका भी जो टिकट है वो हमारे आपके सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी देखिए, जिस तरीके से संजीव जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 443 में से 543 में से अगर वो 400 ले जाते हैं तो सारा विपक्ष मिल जाएगा, उसके बावजूद भी वो आसपास नहीं पहुंचते। तो लगता नहीं कि जिस तरीके से अभी जगमोहन जी भी कह रहे थे कि विपक्ष का कोई रोल रहा नहीं, विपक्ष कमजोर हो गया, संजीव जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कमल कौन खिलाए। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो कुर्सी है, क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, कुर्सी में बिठा सके आपकी पार्टी? दीपक जी। राकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार में और जिस तरीके से आपने जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि 400 सीटें लेके आएंगी, उसके लिए वो
जो एडवाइस कर रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो बता रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि यूकेडी का, निश्चित रूप से कि पूर्व में जो संगठनात्मक रूप से हमारा संगठन जो हुआ, उसका जो परिणाम है, वो हमें जनता का जो समर्थन मिलता था वो नहीं मिला। लेकिन अब जो हमने, जब से हमारे नए जी पूर्ण सिंह खट्टर जी को हमने चुना है, और अब जो हमारे वरिष्ठ नेता है उन सभी को हमने दायित्व दिया है, कोऑर्डिनेटर बनाया है हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा सीट का, उसमें निश्चित रूप से हमने ये निर्णय लिया है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये अवश्य है कि जो भावनाएं हैं, जो हमारे चौहान जी ने बोला कि जो भावनाएं हैं उन्हें हम वोटों में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनता आज हमें वोट नहीं दे रही है या किसी कारणवश हमसे दूर है, वो भविष्य में हमारे साथ नहीं आ सकती। भावनात्मक रूप से यहाँ का हर एक पहाड़ का निवासी हो या कहीं 13 के 13 जिला में जो भी मूल निवासी हो, जो भी रहने वाला हो, वो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। आज निश्चित रूप से हम किसी कारणवश, या उन्हें लगता है कि विकल्प रूप में नहीं समझ में आ रहे हैं, या विकल्प रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को वो नहीं समझता है, तो वो अन्य दलों को जाकर समर्थन कर रहा है या वोट देता है। लेकिन ये इसका कहीं मतलब नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं लड़ेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी ऐसी स्थिति में है, हम निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं इस प्रदेश में। जो दूसरा विपक्ष है कांग्रेस का, वो जाने वो किस स्थिति में है, लेकिन एक अच्छे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में उत्तराखंड क्रांति दल लगा हुआ है। संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं। संगठन के सारे छोटे ब्लॉक स्तर में किस तरीके से संगठन को ले जाना है, इसके लिए तमाम हम लोग योजनाएं भी बना रहे हैं, कार्यशाला भी रख रहे हैं, और अपने कार्यकर्ता को, जो हमारा कैडर है, जो कैडर आज की डेट में हमारा कैडर इधर उधर गया हुआ है, उस सारे कैडर को हम लोग संगठित करके एक मजबूत विपक्ष को बनाने की उत्तराखंड में कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जगमोहन जी, देखिए, भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा शासनकाल में राम मंदिर बन जाता है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। भाजपा शासनकाल में 370 बिल हट जाती, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। नकल विरोधी कानून, गरीब का बच्चा खुश हो जाता है कि नकल नहीं होगी तो गरीब के बच्चे को भी मौका मिलेगा, तो सब लोग इमोशनल वे में जुड़ जाते हैं बीजेपी से। तो फिर किस बात का संशय है कि बीजेपी 500 सीट ले जाने में सक्षम नहीं होगी इस बार? जगमोहन जी। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से जो इन्होंने बहुत सालों से पार्टी जिस पे दोबारा खड़ी हुई कि राम मंदिर, तो ये इस बार इन्होंने करके दिखा दिया है, तो इसका फर्क पड़ेगा। ये जो 400 वाला जो इन्होंने नारा दिया है, ये इसी सर्वेक्षण के आधार पर ये जो लहर उन्होंने चलाई है, जो आस्था ट्रेन उन्होंने चलाई है, बीजेपी वाले इस समय घर घर जाके जिन्होंने पर्चे बांटे हैं, जिस तरह से इन्होंने मीडिया को अपने साथ बांधा कई तरीकों से, वो सबको पता है। तो इन्होंने एक वेव, मतलब वेव इनके शब्दों में तो सुनामी चल रही है, लेकिन एक वेव इन्होंने बनाई है हिंदू मानस, जो हिंदू वोटर्स है उनके लिए। इस समय इनके लिए तो मतलब बीजेपी के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, इसलिए 400 बोल पा रहे हैं। धारा 370 भी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, कुछ सरकार नहीं कर पाई, इन्होंने करा। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो यूसीसी लाए, पहला राज्य बना, नकल विधेयक बहुत स्ट्रॉन्ग लाए हैं, ये सारी चीजें ठीक बहुत अच्छी है, इससे आम जनता को से नहीं जुड़ाव महसूस करा। बात ये है, राम मंदिर बना, मैं भी हिंदू, मुझे भी अच्छा लगा, हाँ राम मंदिर बना, ये सारी राज्य का हित, जनता का हित, ये भावनात्मक बात हुई। मैं हिंदू हूँ, राम मंदिर बना। मेन रोजगार कहाँ है हमारे राज्य में, उत्तराखंड के लिए रोजगार कहाँ है? जो महिलाएं वहां पे बैठी हुई हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, तो जो सैनिक हैं, जो यहाँ पर हमारे पास जो जंगलों में हमारे वो हो रहा है, विनाश हो रहा है, आग लग रही है, जंगली जानवर है, रोड की समस्याएं, रोड इन्होंने कह रहे हैं बहुत चौड़ी बना ली, जो इनके बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं कि अब 4 धाम हो गए, ये सब दिल्ली वालों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए, यहाँ के लोग उससे क्या फायदा उठाने वाले? आपने हॉस्पिटल्स का क्या करा? आपने एम्स खोल दिया, ऋषिकेश में एम्स खोलते ना ऊपर, अब आज तक ये कहती रहेगी दोनों सरकारें, ऊपर ले जाते ना वहां पे गैर साइड में, क्यों नहीं ले? आप मुझे बताइए। स्टेट के लोगों के लिए ये 5 सीटें उनसे मांगते हैं स्टेट के लोग, कभी बीजेपी को दे देते हैं, कभी कांग्रेस को दे देते हैं, उनका कुछ भला नहीं होता है। ऊपर से सेंटर से जो पैसा आता है वो तक ये लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, योजनाएं आती है वो तो भला हो, मोदी जी थोड़ा हमारे राज्य की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि वो केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के भक्त हैं, तो यहाँ पर उनकी अनुकंपा जैसा कि दिखाया जाता है, शायद होगी भी ऐसा। अब दूसरी बात, हमारे जो ये यहाँ पे यूकेडी भाई बैठे, इनकी स्थिति ये है, इनका सब 5 लोग ना हो खड़ा करने के लिए एक बार, और होंगे तो देख लेना क्या हालत होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेट, ये जो राज्य है हमारा उत्तराखंड, जिसके लिए इतना आंदोलन हुआ, हम लोगों ने बलिदान दिए यहाँ पे,
उसका इस ये जो तीनों पार्टियां, जैसे कांग्रेस वाले तो नहीं है, ये क्या देखते हैं, उसको क्या बताते हैं उन्हें कि हमारा जब लोकसभा इलेक्शन होगा, भाई टिहरी सीट की देख लीजिए आप, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की सीट है, कहाँ लोग बैठे हुए हैं। वो रानी जी जब जीत के ऊपर जाती हैं, आप समझिए वहां पे क्या संसद में वो क्या कहती है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के लोग उत्तराखंड के। एक मंत्री बना दिया जाता है, अभी भी जब सरकार आएगी इनकी, जो कि लग रहा है कि निश्चित आएगी, हमें एक राज्य मंत्री दे दिया जाएगा। वो हमेशा से ऐसे पिछले 50-60 सालों से ऐसे ही होता है, आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, कोई नई बात नहीं है। संजीव जी देखिए, जगमोहन जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर हम टीवी की बात करते हैं सांसद की, कि जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा, दुख दर्द नहीं देखा, सिलेंडर लाना क्या होता है, कंधे में लकड़ी लाना क्या होता है, बच्चे को गोद में रखकर कंधे में घास जो होता है उसका गट्ठा लाना क्या होता है, पसीना टपकना क्या होता है, तो वो लोगों का, पहाड़ के लोगों का दुख दर्द कैसे समझेंगे। इसी में एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, नंबर 1 ये। नंबर 2 कि जो लोग अन्य पार्टी से आपके यहाँ आते हैं, कुछ समय बाद 15 से 20 दिन बाद उनको पद दे दिया जाता है, लेकिन उसका क्या होगा जो पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष है, जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने को लगता नहीं उपेक्षित महसूस करता हुआ नजर आता है। राकेश जी, आपकी बातों को मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। यहीं से आरंभ करते हैं। जो लगातार एक बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की रीति नीतियों से, उनके कार्यों से, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से, उनके उत्तराखंड में जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है उससे प्रभावित होकर तमाम पार्टियों के नेता, और जिसमें सबसे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान के कई जनप्रतिनिधि, ऐसी 9,522 की संख्या कल तक थी 9,522 लोग। अभी हमारे यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के कुशल नेतृत्व में उनका जो एक जज्बा है, और लगातार जो पूरे समय पूरे प्रदेश भर का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और पार्टी को एक अतिरिक्त मजबूती देने का लगातार काम कर रहे हैं, तो अब एक बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने पार्टियों को बाय बाय बोलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस से और अन्य दलों से लोग आए हैं, अन्य वर्गों से लोग आए हैं, उनका एक स्वर में ये बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन करी और हम आजीवन भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ की जो कार्य पद्धति है, उससे वो लोग इतने अधिक प्रभावित हुए। और कई लोग तो इस तरह के भी थे, उन्होंने कहा यार आज तक हमने अपना समय बर्बाद करा कांग्रेस पार्टी में, और दूसरी जगह राष्ट्रवादी सोच की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जरूर बोलिएगा। अभी जैसे मेरे मित्र चौहान जी बोल रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे कि हिंदुओं का सेंटिमेंट जुड़ा है। हाँ, हिंदुओं का सेंटिमेंट जुड़ा है, लेकिन जो रामद्रोही है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, जो राम को काल्पनिक बोलते रहे हैं, उन लोगों के लिए राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का कोई औचित्य नहीं। वो कल भी सवाल उठाते थे, आज भी सवाल उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई, यूसीसी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नकल विरोधी कानून लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड में जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार हो रही थी, उसके ऊपर ब्रेक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, ड्रग फ्री स्टेट बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और पूरा देश भर में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं जहां 100% लोगों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा हो। पूरे 32 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान का लाभ देने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, पहली पार्टी।
और उत्तराखंड हर महीने में नंबर 1 की भूमिका में। और जो डबल इंजन की सरकार, अभी मेरे मित्र चौहान जी कह रहे थे कि हमने विकास देखा नहीं, हमने रोजगार देखा नहीं। मेरे भाई, विकास देखने के लिए कोई अतिरिक्त चश्मे की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक मन की भावना की आवश्यकता होती है। मन की भावना को शुद्ध कीजिए, थोड़ा सा संकुचित विचारधारा का त्याग कीजिए, सब कुछ दिखाई देगा, विकास भी दिखाई देगा। आपको भी दिखाई देगी जो एक सुरंग से 3 सुरंगें डाट काली पे बनी है। आपको भी दिखाई देगा जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। और राकेश जी, कई बार हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं क्या ये सड़कें बनाने से और ब्रिजेस बनाने से, टनल बनाने से ये यही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है? हम इसको केवल आवागमन के साधन के रूप में ना देखें। जब हमारा एक्सप्रेस हाईवे जो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय करेगा, इससे जो हमारा टूरिज्म है उसको जो पंख लगेंगे और टूरिज्म हमारा 2 गुना 4 गुना होगा। इससे हमारा रोजगार, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम होगा, प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, मातृशक्ति की आय बढ़ेगी। हमारे तमाम जितने एनजीओज हैं, हमारे उत्पाद न केवल उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी हम बड़े, जो लॉजिस्टिक का एक विस्तार होगा उससे हम अपने उत्पादों को अन्य राज्यों में भेज पाएंगे। हमारी मातृशक्ति जो 6 लाख की संख्या में आज मातृशक्ति एनजीओ से जुड़ी हुई है, उनका परिवार का जो एक आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठेगा। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना छोड़िए। जो हमारी 4 धाम यात्रा आज 56 लाख का एक 56 लाख तक पहुंची है, वो 1 करोड़ को पार करने वाली है। आप जरा जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, डबल इंजन का जो अभी हमारी सरकार ने जबरदस्त विकास किया है, डबल इंजन का सरकार कांग्रेस की भी 5 साल रही, लेकिन उन्होंने केवल और केवल यहाँ पर घोटाले करे, भ्रष्टाचार किया और सत्ता का दोहन किया। हमने जो भी अपने जो डबल इंजन की हमारी सरकार रही, हमने उसका पूरा लाभ जनता के हितों के लिए किया है। जनता को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं, उसके ऊपर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं जोड़ देता हूँ संजीव जी। देखिए, आपने कहा कि ड्रग फ्री, संजीव जी कई बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है, बच्चे ड्रग की गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी ड्रग फ्री होने में समय लगेगा। दूसरी चीज, मैं एक प्रश्न और ऐड कर दूं, अगर सीधा उत्तर दे देंगे आप तो जनता तक पहुंच जाएगा। आपने कहा पार्टी से प्रभावित होकर, तो क्या कारण था कि हरक सिंह जी और यशपाल आर्य प्रभावित नहीं हो पाए, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही हो? देखिए, पहली बात तो ड्रग फ्री स्टेट की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है कि हमने उत्तराखंड को पूरी तरह से ड्रग फ्री स्टेट बनाना है, और उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट होगा जहां ड्रग के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने तमाम अपना पुलिस विभाग और पूरा प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। जिस भी थाना क्षेत्र में ड्रग पाई जाएगी, ड्रग कोई बेचता हुआ, ड्रग लेता हुआ पाया जाएगा, ऐसे तमाम थाना अध्यक्षों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी, राकेश जी, सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, कि हमारे अंदर काम करने का एक मंसूबा है, हमारी काम करने की इच्छा है, काम लक्ष्य को हासिल करने का हमारे अंदर एक जज्बा है। और वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस चीज को पूरी तरह से साबित करके दिखा रहे हैं। और जिस तरह से नकल विरोधी कानून लाकर ये नकल माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, आज युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास जगा है। उन्हें पता है कि आज जो मैंने परीक्षा दी उसमें मैं भले पास हूं चाहे फेल हूं, वो एक अलग चीज है, वो मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। किंतु वो परीक्षा नकल की भेंट नहीं चढ़ेगी। वो एक जो आत्मविश्वास जो युवा हमारा खो चुका था, उसको पुनः प्राप्त करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये बड़ा विजन था, उसमें वो अपने कामयाब हुए। आज तमाम युवा उनको सराह रहा है। दीपक, धन्यवाद देना चाहेंगे। दीपक जी, देखिए, एक प्रश्न और पूछा था संजीव जी से, उन्होंने कहा था कि पार्टी से प्रभावित होकर लोग आए, वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ।
क्या कारण है कि हरक सिंह जी और यशपाल आर्य जी प्रभावित नहीं हो पाए जो उन्होंने कांग्रेस रिज्वाइन किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में समुद्र बना हुआ है और वो क्या जो हमारे वर्मा जी का कहना है, निश्चित रूप से यदि अगर हरीश सिंह रावत जी और यशपाल आर्य जी भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद वापस वो कांग्रेस में आ गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना चाहिए कि जब वो समुद्र में चले गए थे तो वापस वो क्यों आए। और ये उसका उसका ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, जब से चुनाव हुआ है हरीश सिंह रावत जी के घर में ईडी की रेड बार बार मारी जा रही है, जिससे वो भी चुनाव के समय पूरे 2-3 साल हो गए वो गए हुए, लेकिन उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी को ना उनको ईडी को कुछ होश आया, ना ईडी ने कोई जानकारी दी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से करना चाह रही है, उसी का ये परिणाम रहा है कि आज की डेट में ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी विपक्ष आदमी जिस तरीके से बेचारा डरा सहमा रहता है, चाहे सीबीआई के नाम से चाहे ईडी के नाम से, और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो वहां जाएगा, जो उससे बाहर जाता है उसके दामन में दाग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरे समाज के लिए एक व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार, चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे पूरे संपूर्ण भारत में हो, एक मुहिम लगा के खड़ी हो कि किसी भी प्रकार का कोई दागी हो जिसमें खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने उनको इशारा किया हो या उनके ऊपर आरोप लगाए हो या स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, लेकिन जब वो ज्वाइन करता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो वॉशिंग मशीन ऐसी इन्होंने बना रखी है कि फिर उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगता। इस तरीके से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर विपक्ष तो चाहती है, एक नगण्य विपक्ष बनाने की मोड़ में है कि कोई भी अगर प्रभावशाली व्यक्ति जो विपक्ष में हो उसको ये इनके प्रकार अपनी पार्टी में लाया जाए। लेकिन मैं बता दूं, मैं इस गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी ना रहे। आज उत्तराखंड क्रांति दल को अगर कोई सबको वोट नहीं दे पा रहा या किसी कारणवश, तो ये इसका कहीं मतलब नहीं है कि भविष्य में नहीं देगा। और जिस भारतीय जनता पार्टी से पहले बनी हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना हुआ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आज उत्तराखंड का क्रांति दल का एक सेवक जो यहाँ पर बैठा हुआ है आपकी बातों का जवाब दे रहा है या आपके सवालों का जवाब दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए हमें ना किसी मोदी की जरूरत है, हमें ना किसी योगी की जरूरत है, हमें ना किसी अटल बिहारी वाजपेयी की जरूरत है। हमें सिर्फ एक जनभावनाओं का व्यक्ति आपको चाहिए संजीव जी है, वही लोग हैं जो उत्तराखंड मूवमेंट में बोलते हैं दिल्ली वैक्सीन पास, वैक्सीन पास, ये चाइना का एजेंट है, चाइना का एजेंट है, एजेंट है। आप बोलेंगे चाइना का एजेंट बोलेंगे, माओवादी बोलेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध आपकी छाती पर की बात बोलता है, आपकी सर्वोच्च की बात बोलता है, आप शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ के मूल निवासी को चाइना का बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उस उत्तराखंड के लिए आपने कोई अकल नहीं रखा मानने में। आपसे यहाँ के मूल पहाड़ियों को